हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान दायनी में करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि अगली क्लास फिर से तो वैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आप लोग धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाए होंगे। और अब तो सारी छुट्टियां लगभग ख़त्म हो रही हैं। जन्माष्टमी भी हो गई, रक्षाबंधन भी हो गया, तो अब पढ़ाई पे आप बिल्कुल पूरी तरह से लगन लगा लीजिएगा। जैसे श्री कृष्ण ने लगन लगाई थी। कहते हैं श्री कृष्ण से अगर आज कुछ सीखा जाए तो वो था कि मतलब श्री कृष्ण ने जीवन भर सिर्फ छोड़ा है, सिर्फ छोड़ते ही रहे। बचपन में उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा, मतलब माँ छूटी, फिर बाप छूटे, फिर मतलब आगे बढ़े तो गोपी छूटी, मीरा छूटी, सब कुछ छूटता रहा। जिन्होंने उनका पालन पोषण किया वो भी छूटी। तो धीरे धीरे लेकिन उनकी दो चीज़ें उनके पास थी। कौन सी दो चीज़ें? एक उनकी मुस्कान और एक उनकी जो मुरली की धुन है ना, कि बांसुरी की धुन पर उन्होंने आज भी लोगों को नचा रखा है। उनकी वो धुन लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आती है, लोगों को ये जताती है, बताती है कि ये उत्सव का समय है, इसे आप उत्सव मनाइए। अब तो कृष्ण मतलब आज लोग उनका आज के दिन उनका जन्म हुआ था, तो उस दिन को लोग उत्सव से मनाते हैं। बल्कि सब लोग जानते हैं कि कृष्ण मतलब सब कुछ किए। अगर कुछ भी सीखना है तो कृष्ण से सीखिए, कान्हा से सीखिए, कन्हैया से सीखिए। उनके कई नाम हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट की लाइफ भी है। कष्ट आते हैं, हानियाँ होती हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, समय निकलता चला जा रहा है, समय का पता ही नहीं चल पाता है कि हम कितना समय, कोई जो जहाँ रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई इलाहाबाद में रह रहा है, कोई लखनऊ में रह रहा है, कोई बनारस में रह के पढ़ रहा है, तैयारियाँ कर रहा है। जिसका जो स्तर है या जिस स्तर पर लोग अपना कर पा रहे हैं उस स्तर से लगे पड़े हैं, लेकिन सफलताएं अभी दूर दूर तक दिख नहीं रही। लेकिन अगर आप धैर्य से मुस्कुराते हुए अपने सारे काम करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते रहे हैं, आप निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। जिस लक्ष्य को आप पाने के लिए निकले हैं, जिस लक्ष्य को आप पाने के लिए निकले हैं, उस लक्ष्य को आप पाकर ही रहेंगे। कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितने भी राह आपके कठिन हो जाए, पर आप अगर उस लक्ष्य के लिए एकदम दृढ़ता लगे हुए हैं कि हमें आज या आने वाले समय पे चाहे जितना समय लग जाए ये पाना ही है, तो आप ज़रूर पाएंगे। उसी तरह जैसे आप बोर्ड पे उसी देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। उसी तरह जैसे आज बोर्ड में दिख रहा है सिंधु अपवाह तंत्र, आज हम बताएंगे आपको। कल मैंने आपको गंगा तंत्र बताया था, पर कुछ चीज़ें उसमें छूटी हैं। मतलब मैंने आपको सिर्फ मैप के थ्रू बता दिया, लेकिन मैंने उसकी थ्योरी नहीं बताई। तो थ्योरी के लिए मैंने आपसे बताया कि थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं थ्योरी जैसे कुछ लोग यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम पर, जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि सारा पीडीएफ जो मैं यहाँ समझाती हूँ वो मैं सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगी। आपको वहीं आप यूपीएससी ज्ञान दायनी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको यूपीएससी ज्ञान दायनी मिलेगा और आप वहाँ पर जुड़िए, ठीक है। और वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी, आप वहाँ पर अपने विचार शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है, वहाँ पर अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आप क्या पाना चाहते हैं, आपको क्या मतलब किस प्रकार की समस्याएं आ रही है पढ़ने में, जो भी कुछ है सब कुछ आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है नदी मतलब सिंधु अपवाह तंत्र की आज हम बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे ये सिंधु अपवाह तंत्र में आया और सबसे बड़ा क्या सिंधु अपवाह तंत्र है, तो आज इसकी सारी डिटेल हम यहाँ पर करते हैं। तो पहले तो सिंधु नदी की बात करते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, क्या ये भारत में इसका उद्गम स्थल है,
या भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल। अगर ये भारत से बाहर है तो भारत से बाहर कितनी नदियों का सिंधु में जो है, सिंधु की सहायक नदियाँ, कितनी नदियों का भारत से बाहर उद्गम हुआ है। तो इसकी बात आज हम सिंधु तंत्र में करेंगे। ये आपके सामने एक छोटा सा चित्र है, इसके थ्रू आप समझेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आपको मतलब समझ में आएगा कि हाँ सिंधु तक। अगर मैं इसे पहले से नहीं बना के लाती थोड़ा सा समय वेस्ट होता है, इस वजह से मैं इसे पहले से बना के लाई। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है। अब मानसरोवर झील कैसे बनी? सबसे बड़ी बात होगी कि मानसरोवर झील वहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील कहाँ से आ गई? तो मानसरोवर जो झील है वो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के झरने से, मतलब कैलाश पर्वत का जो जल है उसके झरने से यहाँ झील का निर्माण हुआ। जब ये झील, इसी झील से सिंधु नदी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सिंधु नदी का कहाँ से निर्माण? तो मानसरोवर झील से। मानसरोवर में कहाँ से? तो कैलाश, अगर पर्वत पूछे कौन से पर्वत से, तो कैलाश पर्वत से हुआ। अगर आपसे ये ग्लेशियर पूछ ले कि किस ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम हुआ, तो ये बोखर चू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बोखर चू ग्लेशियर है। ये तीन चीजें आपको एकदम क्लियर पता होनी चाहिए। और ये बोखर चू ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये सारी चीजें तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। ठीक है, तो ये किस झील से इसका उद्गम? तो मानसरोवर। किस, अगर एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु तंत्र या सिंधु अपवाह तंत्र किस पर्वत श्रेणी से निकली हुई हैं, तो आप बताएंगे कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर आप पर्वत श्रेणी लिख लीजिए, कैलाश पर्वत श्रेणी से। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और कौन सा ग्लेशियर है? तो बोखर चू ग्लेशियर है। ठीक है, फिर यहाँ से सिंधु नदी जाती है। तो सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है, भारत में कहाँ पर प्रवेश करेगी? आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से प्रवेश की तो जम्मू कश्मीर में गई। जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो दो श्रेणियों के मध्य से जाती है। भारत में दो श्रेणियों के मध्य से ये बहती है। तो कौन सी वो दो श्रेणियाँ? एक लद्दाख श्रेणी और एक आपकी जास्कर श्रेणी है। अगर आप मैप लेकर बैठे होंगे, अगर आप एटलस साथ में लेकर बैठे हो, तो ये चीज़ें अगर आप प्राकृतिक मैप देखेंगे तो उसमें बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें, मतलब एक एक डिटेल में बताया कि जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से सिंधु नदी गुजर रही है। उसमें दिखाया गया है कि सिंधु नदी, उसके ऊपर लद्दाख श्रेणी है और नीचे जास्कर श्रेणी है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख के जो पोर्शन से जाती है तो वहाँ पर जो लेह जिला है लद्दाख का, वहाँ ये लेह जिले के पास से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लेह जिले के पास से गुजरती है। ठीक है, तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, कौन सी? तो दम चौक, भारत के दम चौक के से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक, फिर ये धीरे धीरे आगे जब बढ़ी, आपके यहाँ पर पहुंची, बलूचिस्तान से होते हुए ये जब पाकिस्तान के कराची में आ गिरती है। पाकिस्तान के कराची में ये मिठनकोट में यहाँ पर कई नदियाँ आकर मिलती हैं, लेकिन इसमें से जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। तो उसकी डिटेल बताते हैं। फिर ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कहाँ गिरती है? कराची के पास गिरती है, पाकिस्तान के कराची के पास गिरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी मतलब कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कैसे बना है? तो कैलाश पर्वत के अंतर्गत आता है। और कौन से ग्लेशियर से सिंधु नदी निकली है? तो बोखर चू ग्लेशियर से। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पर दो नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक नदी है श्योक नदी और दूसरी नदी है काबुल नदी। ये आपके ऊपर से, अब सिंधु नदी ऐसे आई, ऐसे, तो सिंधु नदी ये ऐसे आई तो ये बाएं से आपकी नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? ये दाएं से आपकी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है ना, दाएं से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? श्योक नदी और काबुल नदी मिलती है। ठीक है, तो ये दाएं से मिलती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सी नदी दाएं से मिलती है और कौन सी नदी बाएं से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये दाएं से मिलती है। ठीक है,
फिर यहाँ पर आता है आपका, जैसे यहाँ पर लिखा है अभी हम बताएंगे आपको, तो ये दाएं से मिलती हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ से एक आपकी राकसताल मानसरोवर के जस्ट नीचे राकसताल ग्लेशियर है, वहीं से आपकी सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतलज। अब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो सतलज, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये यहाँ से जाती है और यहाँ मिलती है। चिनाब में ही बाकी सारी नदियाँ मिलती हैं। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये बाकी सिंधु और सतलज को छोड़कर ये तिब्बत से निकलती हैं। इनका उद्गम तिब्बत से होता है, सिंधु और सतलज का। बाकी झेलम, चिनाब, ब्यास, ये सारी नदियाँ भारत में उद्गम होता है इनका। तो ये कहाँ से होता है? बड़ा लाचा दर्रा से, इनका बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये पॉइंट मैं जब दर्रे बताई थी तो वहाँ पर बता चुकी हूँ आपको एकदम क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पर झेलम नदी भी आकर कहाँ मिलती है? चिनाब नदी पर। झेलम नदी कहाँ पर आकर मिलती है? चिनाब नदी पर। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेनीनाग झील से। बेनीनाग झील कहाँ है आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। बेनीनाग झील कहाँ पर स्थित है ये कमेंट करके। बेनीनाग, ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा सहायक नदी है, ठीक है। फिर इसके नीचे आती है रावी नदी कहाँ मिलती है? तो यहीं पर चिनाब नदी पर मिल जाती। कहाँ मिलती है? चिनाब नदी पर मिल, तो रावी नदी चिनाब नदी पर मिल जाती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? शिवकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये सारे कमेंट करेंगे। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं वो लोग जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं दर्रे वाला वीडियो पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो ये सारे दर्रे मैं बताई हूँ, इनके विषय में मैं बात कर चुकी हूँ पहले से, ठीक है। और फिर यहीं से ब्यास नदी कहाँ मिलती है? तो ब्यास नदी आपकी सतलज पे मिल जाती है, सतलज पर, ठीक है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। और ये ब्यास नदी कहाँ मिल जाती है? आपकी सतलज। फिर ये सतलज ब्यास नदी का पानी लेकर यहाँ मिलती है कहाँ पर? चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ। तो कितनी बातें आपको याद हुई यहाँ पर? जैसे मैंने बताया कि सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो मानसरोवर झील से हुआ। मानसरोवर झील कैसे बनी? तो कैलाश पर्वत के पानी या झरने से बनी। कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जहाँ से सिंधु नदी निकली? तो आपको बताना होगा, बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ग्लेशियर अगर पूछे तो बोखरचू ग्लेशियर, पर्वत अगर पूछे तो कैलाश पर्वत, और झील पूछे तो मानसरोवर झील से, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फिर जब आगे बढ़ता है तो ये जब लद्दाख पहुंचती है तो यहीं पर ले से ये गुजर कर जाती। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो 2 श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो 2 श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी गुजरती है। ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, यहाँ पर ये 2 श्रेणियों के मध्य से, ये लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी है। एक यही ऐसा सिंधु नदी तंत्र है या सिंधु नदी है जो 2 श्रेणियों के मध्य से गुजरती है, ठीक है। ये 2 बातें आपको बिल्कुल, ये जितनी भी बातें बताई गई एकदम क्लियर होने। चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और झेलम, चिनाब, ब्यास और रावी और सतलज, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे बात आती है कि यहीं पर ब्यास नदी, जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी कहाँ पर है? तो यहीं पर एक बैराज है। कौन सा बैराज? तो हरिके बैराज यहीं पर स्थित है। हरिके बैराज पास कहाँ पर स्थित है? तो ब्यास नदी पर स्थित है। इसे इंदिरा नहर, मतलब यही हरिके बैराज से इंदिरा नहर का निर्माण होता है। इंदिरा नहर जो है वो राजस्थान के अधिक से अधिक क्षेत्र पर है। कौन सी नहर? इंदिरा नहर। लेकिन भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर मानी जाती है। तो कैसे मानी जाती है? क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी पक्की नहर है,
इंडिया की सबसे बड़ी पक्की नहर कौन सी है? इंदिरा नहर है। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी पक्की नहर इंदिरा नहर है। कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान पे पड़ती है आपकी। अब यहाँ पर कुछ परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? साहब, शाबाश, दूल्हा, तू झेलम, तू झेल, शाबाश, दूल्हा, तू झेल। जैसे चिनाब नदी पर है, ये ट्रिक है। चीजें कैसे याद हो ये बस सोचना है। ट्रिक क्या है इस पे विचार नहीं करना कि अरे ये कैसा ट्रिक है। आपको चीजें याद होनी चाहिए। चिनाब पे ऐसे चिनाब साहब दूल्हा, चिनाब साहब दूल्हा। तो चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो सलाल परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, सतलज परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है। चिनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं स्थित है? 4 परियोजनाएं स्थित है। ये चारों आपकी जुबान पे होनी चाहिए। दुलहस्ती परियोजना तो बहुत पूछा जाता है, सतलज परियोजना भी बहुत पूछी जाती है, सलाल भी पूछी और बगलिहार भी पूछी जाती है। वनडे लेवल पे भी पूछा जाता है और स्टेट लेवल पर भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो क्या बताएंगे कि चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं? तो आपकी सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सतलज परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। आगे का ट्रिक है तू झेल। तो तू का मतलब हो गया तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना कहाँ पर? झेल से झेलम। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जो दाएं से यहाँ से जो जुड़ रही थी, जो मैंने बताया था, उनमें एक श्योक नदी थी, एक काबुल नदी थी, एक गोमल नदी थी, एक ये भी आप याद कर लीजिए गोमल नदी है। ठीक है, और यहाँ पर जो श्योक नदी, इसे मृत्यु की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मृत्यु की नदी कहा जाता है। जो यहाँ पर चिनाब नदी है, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो चिनाब नदी है, ये 2 नदियों के मिलने से बनी है। जैसे आपका देवप्रयाग, जो देवप्रयाग है तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने से बना था देवप्रयाग। उसी तरह जो चिनाब नदी है, जो चिनाब नदी का निर्माण हुआ या उद्गम हुआ, ये 2 नदियों के मिलने से हुआ। कौन कौन सी? एक चंद्रा नदी है और एक भागा। चंद्रा और भागा, इसे चंद्र भी कहा जाता है, चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी एक दो नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनी? चिनाब नदी बनी। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि बगलिहार परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। रावी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए कि रोहतांग दर्रे से रावी नदी प्रवेश करती है भारत में। ठीक है ना, ये सारी आपको पता होनी चाहिए बातें। तो आज मैंने सिंधु नदी लेकर आई थी। छोटा सा टॉपिक था पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं सिंधु नदी लेकर आई। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा कि शाबाश दूल्हा तू झेल। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास पे जल्द ही मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। और ऐसे ही आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने से छोटों को प्यार कीजिए। अगर आप देने योग्य हैं तो आप देने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ मतलब अगर है आपके देने योग्य तो आप उसे ज़रूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास पर जल्द ही।